हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी होने वाली है बहुत ज़्यादा ही हॉरर, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर आप एक ऐसे इंसान के बारे में देखने वाले हैं ना कि जो इंसान अपनी बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन से परेशान होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर लेता है जो उसकी ज़िंदगी में उसकी मौत का कारण भी बन जाती है। तो ये स्टोरी मुझे नितिन ने सुनाई है, जो कि बिलोंग करते हैं मोहाली 7 फेज़ से। तो ये दो दोस्तों की स्टोरी है। तो ये स्टोरी होने वाली है दो दोस्तों की। ये दोनों दोस्त ये इतने अच्छे दोस्त थे ना आपस में, नितिन और आशु। ये एक साथ ही एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। बट नितिन आशु से अच्छी पोस्ट पर था और अच्छी सैलरी ले रहा था, और आशु इतनी अच्छी पोस्ट पर भी नहीं था और ना ही उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी थी। ये स्टोरी बेसिकली आशु की है, नितिन ने मुझे सुनाई है। ये आशु एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था ना, एक बहुत पुअर फैमिली भी कह सकते हो, एक नॉर्मल फैमिली। आशु की जितनी सैलरी होती थी उससे ही आशु को अपना घर, अपने हर चीज़ को उससे ही हैंडल करना पड़ता था। और यही सब चीज़ों की वजह से आशु इतना ज़्यादा डिप्रेस था अपने आप को लेकर। वो 24 घंटे चुपचाप रहने वाला लड़का था। नितिन और आशु एक साथ घूमने वाले दोस्त थे। एक साथ ही कभी नितिन के घर चले जाते थे, कभी नितिन आशु के घर चला जाता था। तो एक दिन नितिन आशु को अपने रूम पर लेकर आया। वहाँ पर उसकी जीएफ थी। वो नितिन और उसकी जीएफ आपस में एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, खाना बनाते बनाते बातें कर रहे थे, खाना बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यही सब आशु बैठकर देख रहा था सोफे से, क्योंकि आशु भी चाहता था कि आशु के पास कोई हो जिससे वो बात कर सके या अपने बारे में बता सके, अपनी सिचुएशन बता सके। एक होता है ना, अपने दिल की बातें कर सके। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आशु नितिन से जेलस करता था या उसकी जीएफ से जेलस करता था। वो जेलस नहीं करता था, बस उसको उसका जो अकेलापन था ना वो बहुत ज़्यादा खा रहा था। एक तो उसकी जो सिचुएशन थी वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान था। ना ही उसकी जॉब सही चल पा रही थी, ना ही इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी थी कि वो अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो वो सब खाना खुना खा के नितिन आशु को आशु के रूम पर छोड़ आता है। आशु पूरी रात यही सोचने में निकाल देता है कि यार कब कुछ सही होगा, कब कोई मेरे पास भी आएगा ऐसे बात करने के लिए, घूमने के लिए, कब मैं किसी और के साथ घूमने जाऊँगा। अगले दिन फिर वही रूटीन शुरू होता है। आशु और नितिन एक साथ जॉब पे जाते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ लंच करते हैं। ये सब अच्छा चल रहा था, कंटिन्यू बस यही चल रहा था। अब एक दिन नितिन आशु को अपने दोस्त की एक पार्टी में लेके जाता है, और वो पार्टी में मोस्टली जो दोस्त थे वो नितिन के ही थे ऑल ओवर। और आशु नितिन को मना भी कर रहा था कि यार मुझे मत लेके जा, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, जब मुझे कोई जानता नहीं है तो मुझे बिना बुलाए कौन जाता है किसी की पार्टी में। तो नितिन उसको ऐसे बोलता है, अरे भाई तुझे बुलाया मुझे बुलाया एक ही चीज़ है ना, चल ना तू मेरे साथ, मज़ा आएगा। तो आशु चला जाता है उसके साथ। आशु वहाँ पहुँचता है, नितिन अपने सभी दोस्तों से उसको मिलाता है। तो जब वो सब इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक दोस्त बहुत ज़्यादा ही आशु का मजाक उड़ा रहा होता है। कभी कुछ बोल रहा होता है, कभी कुछ बोल रहा होता है। तो वो आशु को मजाक मजाक में बोलता है कि भाई, कि जब खिलाने की हैसियत ना होना तो खाने भी नहीं आना चाहिए, और खाने आ भी जाओ तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आया करो ना। तो आशु को बुरा तो लगता है, हर किसी को बुरा लगता है यार, आशु को बुरा लगता है। बट वो उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप सुन रहा होता है और हल्की सी स्माइल कर कर कह रहा होता है, सॉरी ब्रदर। और आशु बस नितिन को देखकर ऐसे स्माइल कर देता है। और नितिन को पता था कि इसको हर छोटी से छोटी चीज़ों का बुरा लगता है। बट नितिन उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, तो एंजॉय कर। सब एंजॉय कर रहे थे, बट आशु एक तरफ खड़ा हुआ था, वही अपना चुपचाप, ना ही किसी से ज़्यादा बोलना, ना ही ज़्यादा हंसना, बस अपने में ही गुम। अब पार्टी के ख़त्म होते होते वो दोस्त जब जा रहे थे, तो जिस लड़के ने शुरू में आशु को टोंट मारी थी कपड़ों को लेकर,
वो आशु को बोलता है कि भाई तो ना करण पिशाचनी ही सेट कर ले, क्या पता तेरा भला हो जाए। आशु को करण पिशाचनी के बारे में कुछ नहीं पता था कि करण पिशाचनी क्या होती है, क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब वो नहीं जानता था। कुछ सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो जब पार्टी जब ख़त्म हो गई तो वो निकले वहाँ से। अब आशु, नितिन और उसकी जीएफ गाड़ी में वापस अपने घर की तरफ निकल रहे थे। तो आशु नितिन से पूछता है कि भाई यार वो करण पिशाचिनी क्या होता है, वो जो तेरा दोस्त था वो बोल रहा था ना, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था वो। तो नितिन उसको समझाता है कि भाई ये सब बकवास चीज़ें हैं, तू इन सब चीज़ों में मत पड़। बट आशु जिद करता है, अरे यार बता तो सही ना, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, बता तो सही ना। तो वो नितिन उसको बताता है कि भाई ये एक एंटिटी होती है जिससे हम कुछ भी ले सकते हैं। मजाक मजाक में नितिन इसको बोल देता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, तुझे बातें करने के लिए मिल जाए कोई, क्योंकि दोनों तीनों ने ही ड्रिंक की हुई थी और उससे तू जितने मर्जी पैसे सब कुछ ले सकता है तू उससे। तो आशु भी इस चीज़ सुनकर बहुत शौक सा होता है। तो वो उसको बोलता है नितिन को कि भाई ये तो मजाक कर रहा है ना। तो बोलता है, अरे नहीं यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट तू इन सब चीज़ों में मत पड़ियो, क्योंकि मैंने सुना है कि इन सब चीज़ों का अंत बहुत बुरा होता है। आशु अब नितिन आशु को उसके रूम के बाहर छोड़कर अपने घर चला जाता है। बट आशु करण पिशाचिनी के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा होता है, वो अपने रूम में आता है, करण पिशाचिनी के बारे में उसी रात से सर्च करना शुरू करता है कि करण पिशाचिनी क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, किसको बोलते हैं। तो वो करण पिशाचिनी के बारे में गूगल से सब कुछ सर्च करता है। अब वो करण पिशाचिनी के बारे में जितना हो सकता था उससे उतनी ज़्यादा नॉलेज ले रहा था वो गूगल से। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा करण पिशाचिनी के बारे में बता देता हूँ कि करण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी होती है जिससे आप कुछ भी ले सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन में जो एक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल लेडी होगी ना, वो आपके ड्रीम में आएगी, वो आपके साथ फिजिकल होगी और आप उससे जो चाहें वो मांग सकते हैं। अब यहाँ आशु को इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं पता था, बट वो सर्च करने के बाद इतना जान चुका था कि इसके बारे में अगर कोई मुझे अच्छे से समझा सकता है ना, वो है कोई अघोरी या तो कोई तांत्रिक। अब वो अगले ही दिन जॉब जाता है। जॉब पर जाने के बाद उससे अपनी कंपनी से 2 दिन की छुट्टी ले लेता है। वो उन 2 दिनों में अघोरियों के पास, तांत्रिकों के पास जाना शुरू करता है और वो एक शमशान में जाता है। वहाँ पर उसको 3-4 तांत्रिक मिलते हैं। वो उन तांत्रिक के पास जाता है, अपने बारे में बताता है कि मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे साथ ऐसा होता है। और वो उन तांत्रिकों को अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपनी सिचुएशन। इतना इमोशनल हो जाता है उनके सामने, वो रोने लगता है उनके सामने। तो वो जो तांत्रिक थे वो भी उस पर, ये होता है ना, दया खा जाते हैं कि यार चल कोई बात नहीं, तू बैठ। उसको अपने साथ बिठाते हैं। ऐसे करते करते वो उनसे एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने के बाद वो पूरे कई दिनों तक उनके पास आने जाने लगता है। जो तांत्रिक उससे कुछ खाने पीने का सामान मंगाते थे तो वो लेकर आता था, कुछ वैसे की कोई चीज़ मंगाते थे तो वो लेकर आता था। अब आशु उनसे थोड़ी थोड़ी बातों में, कुछ कुछ बातों में अपनी करण पिशाचिनी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी उनसे नॉलेज ले रहा था कि ये क्या होता है, इसको कैसे साधना होती है, क्या इसकी साधना होती है। तो अब एक दिन आशु ने एक तांत्रिक से, जिससे उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था ना, वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे करण पिशाचिनी के बारे में बताएंगे। तो वो उसको बोलते हैं हाँ मैं बता दूंगा, बट मैं 1,50,000 रुपये लूँगा। आशु के पास इतने पैसे नहीं थे, बट आशु को बस ये हो चुका था कि मुझे इसके बारे में जानना है।
क्योंकि बस वो उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर इसकी मैं साधना या इसकी क्रिया कर लेता हूँ तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। और वो अगले दिन नितिन के पास जाता है और नितिन के पास जाने के बाद वो एक ऐसा झूठ बोलता है जिसकी शायद नितिन को भी उम्मीद नहीं थी। वो नितिन के पास जाता है, उसको बोलता है कि भाई मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, मुझे 1 हफ़्ते के लिए मैं घर जा रहा हूँ और मुझे 1,50,000 रुपये चाहिए। और नितिन भी उसके इमोशन को समझ कर ना उसको 1,50,000 रुपये दे देता है। वो उसको पैसे दे देता है और आशु उस पैसों को लेने के अगले दिन ही सुबह ही वो उस तांत्रिक के पास जाता है, उस तांत्रिक को पैसे देता है और वो तांत्रिक उसको बुलाने की क्रिया बताता है कि इसकी साधना होती है। अब मैं आपको साधना के बारे में बताता हूँ। ये साधना वैसे तो बहुत बड़ी होती है करण पिशाचनी की साधना, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं वो होती है सिर्फ 13 दिन की साधना, जिसमें करण पिशाचनी को सिद्ध किया जा सकता है। अब वो यही शॉर्टकट तरीका आजमाना चाहता था। आशु 13 दिन की साधना उस तांत्रिक से समझता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। वो तांत्रिक उसको कुछ सामग्री देता है, बताता है कि ये सामग्री तुझे लेके आनी है। एक मंत्र देता है जिसको उसको बोलता है कि वो इसको कई 1000 बार उच्चारण करना है। और अब आशु ये सब चीज़ें जानकर इतना ज़्यादा खुश हो चुका था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि अब शायद सब कुछ सही हो जाएगा। बट उसको नहीं पता था कि भाई जो उसकी वो दीदी उसका मोर बनाने वाली है ना, उसको अब पता लगेगा। अब वो रूम पर आता है। रूम पर आने के बाद जो सामग्री उस तांत्रिक ने उसको बताई थी वो सामग्री लेकर आता है। और जो उस तांत्रिक ने उसको साधना करने का तरीका बताया था ना, वो ये है कि आशु को जब क्रिया शुरू करनी है तो अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहनना है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं का मतलब समझ सकते हो, कुछ भी नहीं। अब आशु फर्स्ट डे ही आते ही अपनी पहली क्रिया करनी शुरू करता है। और पहली क्रिया में ये होता है कि उसको अपना खून, अपने थोड़े से बाल और एक कबूतर को मारकर उस हवन में देना होता है। तो ये क्रिया तो उसकी बहुत नॉर्मल सी हो जाती है। वो नॉर्मल सी इस क्रिया को समझकर कर देता है और उसको कुछ ज़्यादा फेल भी नहीं होता कि उसको ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इतने पैसे उसको देकर तांत्रिक को। बट अब इससे अगली क्रिया थी उसकी 3 दिन बाद। 3 दिन तक उसका नॉर्मल वैसा ही चल रहा था जैसा उसका पहले चल रहा था, वैसे ही वो कंटिन्यूस काम कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था। वैसे ही नितिन उसको लेके आता था, छोड़ कर जाता था। अब डे था उसकी दूसरी क्रिया का। और अब इस दूसरी क्रिया में उस तांत्रिक ने उसको बोला था कि तुझे इसमें एक मुर्गा और वही बिना कपड़े के और कुछ और भी सामग्री, तो उसने अपनी फिंगर कट कर उस हवन में डाल ली। और दूसरा जो अपनी पोटी और सुसु था ना, उसको अपनी पूरी बॉडी पर लगाना था और फिर जाकर उस हवन को शुरू करना था। और ये सब भी वो करने को रेडी था ना, और वो ये सब भी कर रहा था। और उसने ये सब किया। जब उसका दूसरा हवन चल रहा था तो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके कान में ना कोई आकर ऐसे, जैसे होता है ना कोई ऐसे बोलता है, ऐसे उसके कान में कोई विस्पर कर रहा था। उसको ये सब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अलग सी उसको एक होता है ना एनर्जी फील होना। और जब वो दूसरी क्रिया ख़त्म करता है ना, और अब उसकी जो क्रिया थी वो 3 दिन बाद उस क्रिया होने वाली थी। थर्ड क्रिया उसकी 3 दिन बाद थी। इन 3 दिन में उसके साथ कुछ अजीब इंसिडेंट होते हैं। उसको एक ड्रीम आता है जिसमें जो उसकी इमेजिनेशन में एक ब्यूटीफुल जो लेडी थी ना, जिस लड़की को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वो ही उसके ड्रीम में उसके रूम के बाहर आती है। और ये सब आशु अपने बेड पर लेटकर सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ या ये सच में हो रहा है। उसको कुछ भी नहीं पता लग रहा था।
अब वो लड़की डोर ओपन करती है, अंदर आती है और आशु के साथ बैठती है, उससे बातें करती है। बातें करते करते वो उसके साथ फिजिकल होती है उसके साथ। अब आशु की आंख खुलती है सीधा सुबह 9 बजे। आशु उठता है तो देखता है आसपास उसके कोई भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही सब कुछ, जहाँ उसने क्रिया करी थी वही सामान वहीं पड़ा हुआ था जैसे आशु था। बट आशु के साथ एक शॉकिंग चीज़ ये थी कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके कहीं कहीं ना थोड़े थोड़े से ऐसे नाखूनों के निशान बने हुए थे। तो उसको लगता है शायद यार मैं ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए ज़्यादा सोच रहा हूँ। बट उसको नहीं पता था कि ये सब कर कर वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है। और जब अब थर्ड क्रिया करने का टाइम आने वाला था, उससे एक दिन पहले ये सब हुआ था और अब था उसकी थर्ड क्रिया का डे। और थर्ड क्रिया में उसको करना ये था, वैसे ही बिल्कुल न्यूड उसको बैठना है बिना कपड़े के। वो हवन स्टार्ट करता है और जब वो अब की बार हवन स्टार्ट ही करता है ना, सामग्री वगैरह यूज़ कर रहा होता है, मंत्र उच्चारण कर रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, और अचानक उसके रूम में ना एक अजीब सी वाइब आ जाती है। अजीब सी वाइब हो जाती है, बिल्कुल सुनसान। उसको अपनी सांस की भी आवाज़ आ रही थी। वो अपनी सांस भी बहुत अच्छे से सुन पा रहा था। और उसका रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था ना कि वो फील कर पा रहा था कि शायद उसके आसपास कोई ना कोई है। इतना सब वो सोच ही रहा होता है, इतने में ही उसके रूम का जो डोर था ना वो एकदम कट से खुलता है। उसके इमेजिनेशन में जो लड़की थी ना वही उसके रूम के बाहर खड़ी होती है और वो अंदर आती है, उसके पास बैठती है और उससे बातें करती है, उससे एक दो वचन लेती है और वो उसको बोलती है, आशु तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और अब आशु इतना ज़्यादा खुश हो चुका था ना कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतना ज़्यादा खुश हो चुका था। वो उसको हर चीज़ बताती है कि तुम स्ट्रेस मत लो, उसको अपने गले से लगाती है, प्यार से उसको समझाती है। और अब आशु इतना ज़्यादा एक उसके लिए पागल हो चुका था ना, वो उसको उठाती है, उसके बेडरूम में लेकर जाती है और उसके साथ वो सब करती है। यहाँ तक आशु को कुछ गलत लगने की बजाय ना सब कुछ अच्छा लगने लग गया था। वो उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है। अब इन चीज़ों को चलते चलते 1 मंथ हो चुका था। 1 मंथ बाद, 1 मंथ में जो उसकी लाइफ में जो चेंजेस आए ना वो ये थे, उसकी जॉब पर उसका प्रमोशन हो जाना, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने लग रही थी। 1 महीने के अंदर ही उसकी सैलरी इंक्रीज़ होता है। वो उसकी सोच से भी बाहर था क्योंकि उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो चुकी थी। वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो चुका था और अब उसको इन सब चीज़ों की ना आदत हो चुकी थी कि आना, उसके साथ बैठना, उसके साथ रहना, सोना, खाना, ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। अब नितिन उसको एक दिन ऐसे ही इनवाइट करता है कि भाई बहुत दिन हो गए मिले हुए, तो आता नहीं है। अब आशु को बुलाता है, आशु के साथ बैठता है, वो दोनों ड्रिंक वगैरह करते हैं। भाई इतने दिन हो गए थे तो मिला नहीं था, कहाँ था, ये सब पूछता है। तो बहुत बिजी हो गया है, नितिन बोलते हैं उसको। तो अब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो वो ड्रिंक करते करते नितिन बहुत खुश था क्योंकि अब आशु की लाइफ बहुत सही चल रही थी। आशु से नितिन बोल रहा होता है कि भाई अब सब सही है, सब भगवान की वजह से सब अच्छा हो गया, अब तू स्ट्रेस फ्री भी लगता है, अब तू हंसता बोलता भी है। तो जब वो ड्रिंक कर रहे थे ना, वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक में हो चुका था आशु कि आशु अपने बारे में नितिन को सब कुछ बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे है, ये है वो। और तो और करण पिशाचनी के बारे में भी नितिन को बता देता है, जिसमें कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करण पिशाचिनी ने आशु से कुछ वचन लिए थे, जिसमें से एक वचन ये था कि कभी भी तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मेरे बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम मेरे साथ ही हो, या मैं तुम्हारी जीएफ हूँ। ये सब बताने से करण पिशाचिनी उसको पहले ही अलर्ट कर चुके थे, बट ये गलती अब आशु कर चुका था और इसका भुगतान उसको करना ही था। अब नितिन इस चीज़ को ना बहुत नॉर्मली ले लेता, उसको लगता है कि शायद इसने बहुत ज़्यादा पी ली है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर कर ना आशु को बोलता है कि भाई चल ज़्यादा हो गया है, मैं तुझे छोड़ देता हूँ घर। तो नितिन उसको लेता है और आशु के घर के बाहर उतार देता है, ड्रॉप करता है, और नितिन अपने घर चला जाता है। और आशु जैसे ही अपने घर के अंदर आता है, अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है, तो वो सामने देखता है कि वो ही लड़की बैठी हुई थी विदाउट एनी क्लॉथ। बट अब आशु को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी और उसको नहीं पता था वो अपनी ज़िंदगी में ये सब क्या करता जा रहा है। शायद इसके बदले में उसे अपनी जान भी देनी पड़ जाए। और फिर वही सब कुछ होता है जो अब तक चलता आ रहा था एक मंथ से। बट अब इस बार जब आशु उठता है तो आशु के सिर से उसके बाल फटे हुए मिलते हैं। उसके सिर पर कहीं कहीं जगह से बाल फटे हुए थे और उसके अंदर से खून निकल रहा था। उसकी बॉडी पर ऐसे स्क्रैच पड़े हुए थे ना, और नाखून अंदर घुसा कर ना ऐसे फाड़ दिया हो किसी ने उसके शरीर को। और जब वो सुबह उठता है ना तो उसको पूरी बॉडी में ऐसे जलन फील होती है, और जैसे वो अपने आप को देखता है ना, इस टाइम आशु इस कंडीशन में था कि उसके शरीर पर ना ही एक भी कपड़ा था, बस उसके शरीर पर खून खून कहीं कहीं से निकल रहा था, और सिर के अंदर से जो बाल फटे हुए थे वहाँ से खून निकल रहा था। और आशु इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से रोने लगता है। वो फटाफट से नितिन को फ़ोन करता है और नितिन को फटाफट बोलता है भाई जल्दी जल्दी आ मेरे पास, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। वो फटाफट नितिन को बुलाता है और सोचे समझे फटाफट वहाँ से निकलता है। और बस वो यही सोच रहा होता है कि कल तक तो मैं इसको खुद छोड़ गया हूँ और सब कुछ सही था, बट सुबह अचानक इसके साथ ऐसा क्या हुआ। नितिन आता है और नितिन उसको जब देखता है ना तो वो बिल्कुल बिना कपड़े के था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके पूरे शरीर पर खून खून हुआ पड़ा था, जैसे उसको किसी ने, एक ने नहीं कई बंदों ने मिलकर मारा हो। और उसकी ऐसी हालत थी वो चलने की हालत में भी नहीं हो रहा था। तो नितिन उसको जैसे तैसे उसको कपड़े वगैरह डालता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसकी पट्टी वगैरह कराता है। और अब जब वो पट्टी कराकर रास्ते से वापस आ रहे थे तो आशु दोबारा करण पिशाचिनी के बारे में उसको बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब नितिन के लिए ये ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त की ऐसी हालत हो चुकी थी। तो नितिन उससे पूछता है कि भाई ये चीज़ कैसे शुरू हुई। तो आशु उसको अपनी पूरी स्टोरी, पूरी चीज़ शुरू से बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने जो तेरे से पैसे लिए वो मैंने ऐसे एक तांत्रिक को दिए, उसने मुझे ऐसे ऐसे अपना खून डालने के लिए बोला, अपना एक बाल डालने के लिए बोला, अपने कपड़े डालने के लिए बोले, मैंने ऐसे ऐसे 3 हवन किए हैं, और ऐसे ऐसे एक लड़की मेरे साथ रहती है। ये सब सुनकर नितिन शॉक हो चुका था और उसने बस बिना सोचे समझे ना उसने ये बोला कि मैंने तुझे समझाया था भाई ये सब तेरे लिए नहीं है, तू मेहनत करता तब ये सब कमाता तो ज़्यादा सही था, बट अब ये जो तू कर रहा है ना इससे तुझे कौन ही बचाएगा। अब नितिन उससे पूछता है कि भाई पहले तो मुझे उस तांत्रिक के बारे में बता जिस तांत्रिक से तूने ये काम कराया था। अब वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं और अब आशु जिंदा बच पाएगा या आशु की मौत हो जाएगी, या नितिन आशु को बचा पाएगा, या वो तांत्रिक उनकी मदद करेगा या नहीं करेगा। ये देखने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।